उसका जवाब बहुत भी बड़ी दे दिया। जवाब दिया आपने। यस। क्योंकि काश ये पता चलता रिकॉर्डिंग के टाइम पे कि ये हिट होने वाला है, मगर वो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, मालूम नहीं। और जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है संगीतकार की तरफ से या गायक की तरफ से, वो इतना हिट होता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका हर प्रोग्राम उस गाने के सिवाय कंप्लीट नहीं होता। तो ये तो किसी के हाथ में नहीं होता। उस गाने की कुंडली अच्छी होनी चाहिए। मैं इसको बहुत मानता हूँ कि वो गाना किस समय पे बना, कब रिकॉर्ड हुआ, किस फिल्म में आया, वो कैसे पिक्चराइज हुआ, उसकी कुंडली बन जाती है एक। और आपको मालूम है, अगर भविष्य को आप मानते हैं तो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा भविष्य का काम चलता है। जिसका समय अच्छा हो, जिसकी कुंडली अच्छी हो, गाना कहिए, फिल्म कहिए, तो वो ना चाहते हुए भी चलेगा। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता। अपना काम मेहनत से करना चाहिए, अपनी फुल एनर्जी उसमें लगानी चाहिए, तो भगवान तो सक्सेस दे ही देता है। सर, ये गाना किस तरह से मिला आपको, इसकी रिकॉर्डिंग का अनुभव, इसके लिए आपको कैसे पिच किया गया, इसको कुछ शेयर करना चाहिए। लोगों की बहुत जिज्ञासा है कि इस गाने को लेकर कि किस तरह से गाना पूरी तरह से निर्माण हुआ, बना है। एक्चुअली ये तो इस प्रोग्राम में आप इस सुनेंगे, एपिसोड में है सर। सारी चीज़ें मैंने कही हुई है और आपको बहुत मज़ा आएगा। वो जैसे अभी रिवील करके उसका उस एपिसोड का मज़ा ख़त्म हो गया। कौन से गाने की बात कर रहे हैं? है जिंदगी। ये मैं कहीं रिकॉर्ड कर रहा था मेरा एक गाना, फिल्म फेमस में, फेमस तारते हुए। तो मैं रिहर्सल कर रहा था माइक पे, इतने में देखा मैंने उत्तम सिंह जी और केरसी लॉर्ड जी, और उनके पीछे एक छोटी सी मूर्ति, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद शर्ट और लुंगी सफ़ेद, पसम लगाया हुआ। तो वो अंदर आए तो उत्तम जी ने कहा कि सुरेश, ये मिस्टर इलैयाराजा जी हैं, साउथ के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और मुझे कोई ऐसी ये कोई दिखावा नहीं या कुछ भी नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था कि, क्योंकि मैंने मद्रास की तरफ की गानों को कभी सुना नहीं था, और उसकी वजह से ये मेरी क्या बोलते हैं ना कि बदनसीबी थी कि मैंने उनको मिलने के पहले उनको जाना नहीं था। मगर वो तो उन्होंने कहा कि इनके 3 गाने गाने हैं तुमने, फिल्म बन रही है और एक हफ्ते में ये गाने रिकॉर्ड होने हैं, तो तुम परसों रिहर्सल के लिए आ जाओ। जब मैंने पूरा उनका रंग ढंग देखा काम करने का, हारमोनियम ऐसे बजती थी उनके हाथ में जैसे पानी बह रहा है। फिर उनके बारे में मैंने पढ़ा तो मालूम चल गया कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ साउथ की फिल्में की हुई है और बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उत्तम जी ने कहा कि कोई भी लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार तुमको बताएंगे वो, तो तुम्हारा पिकअप जो है वो बहुत अच्छा रखना और ध्यान देना। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद, थोड़ा सा सरगम वगैरह लिख लेता हूँ, तो बहुत अच्छे से मैंने गाने पिकअप किए उन्होंने, और बड़े खुश हो गए वो। उसके बाद 2-3 फिल्मों में उनके लिए मैंने गाया। तो ये ऐ ज़िंदगी गले लगा ले एक ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत ही फिनोमिनल गाना रिकॉर्ड हुआ था। और देखिए उस वक्त कहाँ मालूम था ये गाना, मुझे वो गाना पिक्चर क्या
रिलीज होने के बाद बोल भी नहीं मालूम मुझे थे। बोल भी मालूम याद नहीं थे। करीब फरमाइशें आई काफी जब सारी। फरमाइशें आने लग गई उस गाने की और जब मैंने गाया तो वही गाना 2-2 बार गाना पड़ता है मुझे आज भी स्टेज पे। तो इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी। तो वो तो ना राजा साहब को मालूम था ना मुझे मालूम था। तो ये उसकी कुंडली अच्छी थी, लोगों ने पसंद किया। सबसे ज़्यादा बोल और किस सिचुएशन पे वो रिकॉर्ड हुआ, पिक्चराइज हुआ है, इसका भी ज़्यादा महत्व होता है उसमें। इम्पोर्टेंस तो वही होती है, तभी जाके दो लोगों के दिल में लग जाता है। इसमें एक चीज़ और है सर, देखिए ये 80-90 के दशक की बात है। उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, सिर्फ रेडियो एक रिसोर्स था और या मूवी एक रिसोर्स था। मेरे ख्याल थिएटर आप जाएंगे तो मूवी देखने के लिए, गाना वायरल होना आज की डेट में आप सुबह लॉन्च करिए और शाम तक वायरल हो जाएगा। आप डेटा बताएंगे 4 करोड़ लोगों ने देख लिया, 5 करोड़ लोगों ने देख लिया, लेकिन उस वक्त सिर्फ क्वालिटी, उस वक्त ये अवेलेबल नहीं था। हाँ ऐसा जैसे टीवी पे बार बार दिखाया जाता है, तो ये हमारे उस वक्त जिंदगी के टाइम पे वो सब अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब तो एक गाना 6-6 महीने पहले से ही बजाते हैं तो वो वैसे ही पॉपुलर, वैसे ही वायरल हो जाएगा। आप सिर्फ देखिए क्वालिटी के बेस पे, और इस उम्दा, कितना उम्दा म्यूजिक था इलैयाराजा साहब का। मैंने अब जब आप सुनेंगे ये प्रोग्राम तो संगीत के भगवान आए हुए हैं। सुरेश जी ने उन्हें ऐसे ही प्रेजेंट किया है। जब सुरेश जी ने फर्स्ट टाइम उन्हें देखा तो वो सफ़ेद कुर्ता धोती भस्म लगाए हुए, सुरेश जी को तो ये लगा भगवान है इस इंडस्ट्री के। अब आप देखिए वो गाना एक अमृत की तरह है। किसने लिखा? गुलजार साहब ने लिखा। संगीत किसने दिया? आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो कैसा प्लेनेट है कि जब इलैयाराजा साहब का एक म्यूजिक चल रहा है, दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आने वाला है, वो किस जगह पे है और सुरेश जी किस लय में गा रहे हैं। आप सोचो कितना बड़ा अमृत है। वो मंथन था पूरा, और वो मंथन होने के बाद जो अमृत निकला वो गाना निकला, इसलिए वो हिट हुआ। उस टाइम पे हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं थे कि हम उस गाने को वायरल कर दें। उसकी अपनी उसकी गाने की इतनी पावर थी, वो पावर हाउस था। गाया किसने? सुरेश वाडकर साहब ने। संगीत किसने दिया? इलैयाराजा साहब ने। और लिखा किसने? गुलजार साहब ने। सोचो त्रिवेणी, ये संगम सिर्फ आपको या तो वहां मिलेगा या ये उस गाने में था। और राजा साहब जैसा म्यूजिक डायरेक्टर मेरे हिसाब से पूरी इंडस्ट्री में नहीं है आज भी। गुण को अगर नापा जाए तो ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर इलैयाराजा साहब है, या मेरे दादू है रविंद्र जैन जी। ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर इंडस्ट्री को नसीब नहीं होगा। है जिंदगी गले लगा ली हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना ऐ जिंदगी। थैंक यू। वाडकर साहब, कभी आपको ये ऐसा महसूस नहीं हुआ, आज ऑडियो वीडियो का आपने भी कहा, जिक्र किया कि बहुत इंपॉर्टेंस होता कि रेडियो की जगह टेलीविजन का आता? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा, ये अब आप लिख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जो होगी ना वो टेलीविजन के लिए होगी और सुरेश जी आएंगे। नेक्स्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, अभी ये बस नेक्स्ट मेरा यही है कि सुरेश जी के साथ मैं एक शो करता हूँ वो टेलीविजन पे। ठीक है, पॉडकास्ट होगा उसका, बट ये मैं आज डिस्कस करके आपको बताऊंगा। मगर एक चीज़ है ना भैया कि हर वक्त आप टीवी के सामने तो होते नहीं है। गाड़ियों में आते जाते कितना रेडियो सुना जाता है सारी दुनिया में। मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से सारी दुनिया में जाता हूँ शोज़ के लिए। कभी गाड़ी में हम लोग, हमारे साथ हमको लेने आने जाने वाले तो हमारे अपने ही हिंदुस्तानी भाई बहन होते हैं, तो उनकी गाड़ी में वहाँ का एफएम लगा ही होता है और उसमें सब गाने बजते रहते हैं। उसमें से कभी कभार हमारा भी गाना आ जाता है तो हमको खुशी हो जाती है। अच्छा, अमेरिकन लोग हमको याद रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है। They are blessed that they are listening the voice of Mr. सुरेश वाडकर। टीवी फिर भी मैं 2 नंबर पे रखता हूँ, क्योंकि रेडियो आपको आते जाते रेडियो सुनने को मिलता है।
टीवी तो आपको देखना पड़ेगा, और देखने जाओगे तो गाड़ी कैसे चलाओगे या चल भी कैसे पाओगे? चित्र देखोगे नहीं तो उसका मज़ा नहीं आएगा। इससे अच्छा है ना रेडियो, कान पे मधुर गीत घोलता रहता है। फर्क इनपुट डिवाइस का है, एक जगह सिर्फ कान है और सीधे दिल पे चले जाते हैं, तो आई थिंक रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। एक जगह आंख है और कान है, लेकिन आंख जहाँ आ गई वहाँ आपका दिमाग ज़रूर यूज़ होगा, तो वो फिल्टरेशन और इस फिल्टरेशन में बहुत फ़र्क है। तो सर डायरेक्ट श्रोता इस शो से जुड़ सकते हैं, ऐसा कोई सुविधा है? नेक्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड वगैरह या फरमाइशी? बिल्कुल, फर्स्ट एपिसोड जो है वो एक रिकॉर्डेड ऑलरेडी है। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ सिमुलेशंस हैं, कुछ चेंजेस हैं श्रोताओं के हिसाब से, उनके सजेशंस हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड से। ड्यूरेशन क्या होगा शो? 1 आवर, 1 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें लगभग 8 गाने हैं, बीच में एक टी ब्रेक है। अब वो टी ब्रेक की जगह बच्चे अगर ये कहें कि नहीं आइसक्रीम, तो उसका नाम आइसक्रीम ब्रेक भी है। वो गाड़ी चल रही है, सुरेश जी की वॉइस है, सुरेश जी का गाना है, फिर सुरेश जी का पसंदीदा दूसरा भी गाना है, ऐसे वो गाना चल रहा है। अब बच्चा पीछे बैठा है और चार गानों के बाद वो नॉस्टैल्जिक तो चल ही रहा है सब कुछ। अब सामने एक चाय की दुकान दिखती है या आइसक्रीम की दिखती है, आपने गाड़ी रोकी, आपने चाय पी लिया, अभी तो ठंड आने वाली है, तो या तो चाय की चुस्की का ब्रेक या आइसक्रीम का ब्रेक, तो वो एक ब्रेक रहेगा। उसके बाद फिर 4 गाने, फिर अगले वीक का इंतजार। एक शो में 8 गाने हैं और 8 गानों के बीच में लगभग आप मान लीजिए 1 घंटे का शो 8 से 9। खट्टे मीठे किस्से आपको बीच अच्छे बीच में लगेंगे जो मैंने भोगे हुए हैं, सहे हुए हैं। कुमार साहब आपसे सवाल बनता है, आज की जनरेशन जो नया पीढ़ी है उनका म्यूजिक का जो चॉइस है बहुत ही डिफरेंट है। आपको लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं उनसे भी कनेक्ट कर पाएंगे? यही इस पूरे प्रोग्राम की आत्मा ही ये है। एक इतना बड़ा लेजेंडरी आर्टिस्ट पद्मश्री जिसने 80 के दशक में, 90 के दशक में गाने गाए जबकि रिसोर्सेज कम थे, बिल्कुल बहुत कम रिसोर्सेज थे। और आप ये मान के चलिए सर कि फिल्में हिट हो जाती हैं तो गाने भी हिट हो जाते हैं, लेकिन फिल्में हिट ना और गाने हिट हो जाएं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर पावर है। आज सुरेश जी इस पीढ़ी में इस जगहों पे हैं। आज वो प्रोग्राम एक 20 साल का बच्चा भी सुन रहा है। आज मेरा बच्चा वो 16 साल का है, बट वो 4 गाने सुनता है तो उनमें से ये निकाल के बता देता है उसके कानों से कि यार पापा दिस इज अ सॉन्ग बड़ा मेलोडियस है। तो मेलोडी तो आपके रगों में होती है, बट आपको फाइंड करनी होती है। अब जब तक कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, आप पूरे रेडियो सुनिए, आपको कंटेंट क्या मिलता है, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट, बट इस पूरे प्रोग्राम की थीम ही ये है कि ये एक शहद है, एक गुड़ है। आपने इसे मसाला बना दिया, आपने इसे ऐसी चटकारी वाली चीज़ बना दी। तो संगीत एक आत्मा है दोस्तों, संगीत एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके हर घाव को हील कर सकती है। और उसमें भी एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा गुड़ पीढ़ी का डॉक्टर अगर आपको वो डोज दे ना, तो आई थिंक वो आपको लेनी चाहिए। तो वो ही थीम है कि आज की पीढ़ी को वो दौर वापस लेके आया जाए कि भाई ये संगीत की आत्मा थी और इसी को बेस बनाते हुए हमें आगे चलना चाहिए। और अभी आप देख ही रहे हैं ना, करण अर्जुन फिर बन रही है। सुभाष जी ने कल ही कोई पिक्चर अनाउंस की है जी। तो इसका रीज़न क्या है? उन्होंने ये ताड़ा होगा ना, एक्सपीरियंस किया होगा कि नई जनरेशन की क्या पसंद हो रही है। नहीं तो कौन इतने करोड़ों रुपए लगा के फिर वो फिल्में बनाएगा? तो ये, और वैसे भी भैया दुनिया तो गोल है, जहाँ से शुरू होगी वहाँ वापस तो आना है उसने, तभी तो कंप्लीट होगा ना वो। बिल्कुल। और सर्कल कंप्लीट करना हर एक के नसीब में होना चाहिए, तब वो बीच के जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको वो कंपेयर कर पाएगा कि नहीं भाई वो जो जहाँ पे आके मेरा जो गोल कंप्लीट हो गया है वो बेस्ट टाइम था, वापस आ गया है। आने दीजिए, जितने भी टाइम आते हैं वो आके चले जाएंगे, मगर जो हमने पहले एक्सपीरियंस किए हुए वो वापस आते हैं तो उसका आनंद दोबाला हो जाता है। कुमार जी, मेरा सवाल एक आपसे है कि हमारे पास लीजेंडरी पद्मश्री सुरेश वाडकर साहब जैसा सिंगर है, इसके बावजूद जो नए फिल्म निर्माता है वो इस तरह के मतलब नगीने को पहचान, बहुत बड़ी मिस्टेक है उन लोगों की। दे आर नॉट ब्लेस्ड,
दे आर नॉट ब्लेस्ड। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी हर दरवाजे पे नॉक करती है, हर दरवाजे पे। मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे जैसे 1000 प्रोड्यूसर हैं, उनके दरवाजे पे भी ये नॉक हुआ था। आपको डिपेंड करता है आप कितनी दूर देख सकते हैं, आप उस दरवाजे के पीछे क्या है। ये 50 mm की एक लकड़ी है, 100 mm की एक चट्टान है, उसके पीछे क्या है। एक हीरा हमेशा आपको खदान में ही मिलेगा। दिस इज यू, हाउ यू डिस्कवर। मेरा एक सपना था, सपना, ये फर्स्ट एपिसोड में मैंने उस चीज़ को बोला है, मैं बहुत छोटे और मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करता हूँ, बहुत छोटे और मध्यम वर्गीय। मुझे पता है 300 रुपये में घर कैसे चलता है। मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, राइट। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन ये जो वॉइस था ना, हर आदमी का ड्रीम होता है। किसी का ये है कि मैं ये गाड़ी रोल्स रॉय लूँ, मैं ये लूँ। मेरा एक ड्रीम था कि जिस इंसान ने ये गाना गाया है ना, जिस भगवान ने, एक बार मैं उससे ज़रूर मिलूँ, एक बार। और भगवान ने क्या नवाजा कि मैं उनके बिल्कुल पास में हूँ। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत कम लोग इसको, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं ही समझता हूँ, बट मैंने जो अपॉर्चुनिटी समझी है ना, वो एक बहुत बड़ी है, बहुत लोगों को समझना चाहिए। इंडस्ट्री में काम रोक देना ये बहुत बड़ी भूल थी उनकी, उन लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। आज जिसने 10,000 गाने गाए हैं उसके 10 गाने हिट हैं, और जिसने 40 गाने गाए हैं उसके 20 गाने हिट हैं। आप रेशो समझ सकते हैं इस चीज़ का क्या होगा। दिस इज क्वालिटी, दिस इज ओनली द क्वालिटी। इंडस्ट्री से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये गोला है एक, जिस गोले में जो आ गए बस वो ही रह जाते हैं। इस गोले को भेदना बहुत मुश्किल है। ये चक्रव्यूह है किसका, आपने ये चक्रव्यूह पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज वी आर ब्लेस्ड कि हमने इस चक्रव्यूह को भेदा। हमें फाइनेंशियली या कुछ, सुरेश जी की वॉइस करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए, मेरा इससे बड़ा कोई एम नहीं है। अगर पहले एपिसोड में मेरे ख्याल माई FM की लिस्टरशिप 7 CR है, 7 करोड़ लिस्टरशिप है इन लोगों की, 30 सिटीज़ में और 7 स्टेट्स में ये लॉन्च हो रहा है। इतना कैपेबिलिटी भगवान ने, ईश्वर ने दिया, और जो ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ हैं आवाज़ से भी और सब चीज़ों भी। अगर ये 7 करोड़ लोग सुन लेंगे ना दोस्तों, तो 7 करोड़ के परिवार घर पे जाके एक अच्छा एनवायरनमेंट लेके आएंगे, अच्छा एनवायरनमेंट। जिन लोगों ने छोड़ दिया, जो लोग नहीं कर पाए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं समझ पाए, टच वुड, आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद सुरेश। नहीं, मैं इसका एक अलग से छोटा सा जवाब है कि एक जो लीडर होता है, समझ लीजिए बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, अगर हमारे यहाँ की जो पद्धति है कि उस म्यूजिक डायरेक्टर को बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करते हैं, अगर उसने आपके बारे में कुछ बोल दिया तो जैसे स्टैंप लगता है ना, यस, ये बहुत बुरा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। फिर ये नहीं होना चाहिए। अगली भी जनरेशन हमारी आ रही है, अगर आपको उसके साथ काम नहीं करना है तो मत करिए, मगर उसके बारे में कुछ गलत मत बोलिए, नहीं तो बाकी के लोग फॉलो करते हैं उसको। बिल्कुल। और जैसे एक भेड़ आगे चलता है तो उसके पीछे हज़ारों भेड़ चलने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल हर म्यूज़िक डायरेक्टर ने रखना चाहिए कि भाई तुमको काम नहीं करना है किसी के साथ, मत करो, मगर तुम फैलाओ मत। अगर एक अच्छा कोई काम करने वाला, मैं छोड़िए, मेरे से भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके करियर के ऊपर बड़ा असर हो जाता है उसका। या आपको उसका गाना समझ में नहीं आया होगा तो वो आपकी खामी है, मगर बाकियों के दिमाग में क्यों डालते हो? और कितनी खराब बात है ये। और हमारी पूरी इंडस्ट्री में यही कुछ चलता है, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पनपती नहीं है। आपने हिस्ट्री से देख रहे होंगे, कोई राज नहीं कर पाता। 2000 फिल्में बनती हैं अगर साल की, उसमें से 6 चलती हैं, तो आपने कुछ नहीं किया, क्या पा लिया उससे? अगर हर इंसान का आशीर्वाद, मैं भी थोड़ा सा आध्यात्मिक लाइन पे जा रहा हूँ, अगर हर इंसान का आशीर्वाद ले लो तो 2000 में से
1700 फिल्में चलनी चाहिए, बिल्कुल तब ये इंडस्ट्री फ्लोरिशिंग है ऐसा बोल सकते हैं। ये इंडस्ट्री शुरू से ही फ्लोरिशिंग है नहीं है। बिल्कुल। कोई 3 आदमी फिल्म बनाते हैं, वो भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक आदमी रोल्स रॉयस लेके आया, वो बॉम्बे में चलाने लग गया, चौथे दिन वो नरीमन पॉइंट के पास खड़ी हो गई, चल ही नहीं रही थी। तो रोल्स रॉयस का तो मैकेनिक डायरेक्ट वहाँ से आता है, वारंटी होती है। उसने बोला कि बोनेट खोलो, बोनेट खोलो बोला तो खुला और देखा तो इंजन ही नहीं है उसमें। तो मालिक बोलता है कि ये 6 दिन चली कैसे? बोलते रेप्यूटेशन पे चली हो। इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता सर, इससे बड़ा तो जिसका रेप्यूटेशन है उसकी फिल्म चलती है, तो बाकी के क्या करेंगे यार? यही होता है इस इंडस्ट्री। हमारे पब्लिक को भी ये ध्यान में आना चाहिए कि छोटी सी छोटी भी फिल्म बनी है तो उसको देखो, उसको अप्रिशिएट करो। बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको खराब लगेगा, ज़्यादा परवाह नहीं मुझे ऐसे, मगर उनको खाम का खरा, मैं अपने मुंह से क्यों नाम लूँ उनका? सही बात। तो उनकी फिल्में कभी कभी इतनी भद्दी होती है, मगर रेप्यूटेशन पे पहला दिन तो चलता ही है। तो अगर पहले दिन पूरे शोज गए अब पूरे भारत देश में, तो उसकी तो हिट हो गई ना फिल्म। बिल्कुल। तो कुमार जी टिपिकल रिपीट है कि नहीं रिपीट? जैसे आप सुन नहीं पाए संडे को रिपीट है? नहीं सर, ये एक बहुत बड़ी विपदा ही मान लीजिए, या एक वो है कि हाल फिलहाल मुझे लगता है कि मैंने सोचा था कि रिपीट होगा, बट अभी इसका एसेंस ऐसा रखते हैं कि संडे को 8 से 9 आप सुने, थोड़ा सा इसको ऐसा रखेंगे कि इच्छा जागृत रहे, मतलब एक जिसको कहते हैं ना एक डिमांड, एक देखो मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ सर आपको। आपको ये ध्यान होता है इनविटेशन कार्ड आया है और उस दिन उस फलाने की शादी है, राइट? अब वो सैटरडे को होती है, संडे को होती है, बट आप एक प्लान बना के रखते हैं, अपने बच्चे माता पिता सब रेडी रहते हैं, 5 बजे से रेडी होना शुरू होते हैं, कपड़ों का सिलेक्शन होना शुरू होता है, आप 7 बजे गाड़ी में बैठते हैं और 9 बजे उसके यहाँ शादी में चले जाते हैं। ये हर वीक हो। क्यों? यू शुड सेलिब्रेट योर हैप्पीनेस। आप एक बार करके देखो सर, आपको ये फील होगा 8 से 9 15 मिनट का बीच का ब्रेक है, सुरेश जी को आप सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, एक बार उस दौर को लेके आओ सर। आपका जहान चेंज ना हो जाए ना सर, मेरे नाम बदल देना। मैंने इस चीज़ को, ये साइकोलॉजिकल एक छोटा वर्ड है इसके लिए, इट इज़ अ टेस्टेड। संगीत से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है सर इस दुनिया में। एक एक राग, आज आप दीदी यहाँ बैठी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप दीदी, ये वो खानदान है जिसने अभी भी इस परंपरा को संजोए हुए उसको संभाला हुआ है। आप बताइए कौन सा इंसान है जिस खानदान ने, ये पूरा खानदान कितने लोगों को, कितने बालकों को, कितने बच्चों को संगीत की शिक्षा देता है? किसी ने इसको डिस्कवर किया? क्यों नहीं मिलता ये अप्रिसिएशन? उसके 2 रीज़न है। एक तो इंडस्ट्री एक झोंके की तरह से चलती चली जाती है। उस साहब ने जो वर्ड बोला कि वो भेड़ चाल, और रॉयल्स रॉयस अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता ना सर। एक बार आप जा सकते हैं, ये इंडस्ट्री नंबर्स पे चली गई है, क्वालिटी क्वांटिटी पे चली गई है। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज मुझे आप एक कैमरा दे दीजिए, मैं एक ट्रेन में जाता हूँ, वो एक बीड़ी पी रहा है, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, एक बेचारी लेडी बैठी है, वो अपनी गठरी बांध के बैठी है, तीसरा एक भिखारी बैठा है, चौथा हॉस्पिटल में मैं किसी मरीज को ड्रिप लगते हुए रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एक बच्चे को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्रिकेट खेल रहा है। अब ये रिकॉर्ड करके मैं उसको थोड़ा स्लो मोशन और डाल देता हूँ, सोचता हूँ नाम क्या रखूँ इसका, नाम रख देते हैं बस यूं ही, मैं आपको पिक्चर बना के 50 करोड़ फर्स्ट डे इकट्ठे करके दे दूँ। क्या कंटेंट है? इट्स नथिंग। जब तक आप लोगों को कंटेंट ही नहीं देंगे, आप आज की डेट में आप मुझे कोई भी एक मूवी का नाम बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, कोई भी ऐसा गाना बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो आपके मुंह पे हो। भी नहीं है, इंडस्ट्री के पास कंटेंट ही नहीं है। इसीलिए जिन लोगों के पास कंटेंट है, जिन लोगों ने इसको धरोहर बना के रखा है, एटलीस्ट हमारा फर्ज बनता है। देखो दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनको कल